हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहांत, सरकारी अभिलेख का अध्ययन। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि हमेशा पेपर में रिपीटेड होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमला कौन होते थे? तो दोस्तों यह अमला जमींदारों का एक अधिकारी होता था जो राजस्व इकट्ठा करता था। और रैयत कौन होते थे? तो रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया जाता था। और जोतदार जोतदार धनी किसानों को जोतदार कहा करते थे, ये याद रखना। और एक फोर्थ क्वेश्चन है कि बुकानन कौन था? तो दोस्तों यह बुकानन एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जिसका सेवा 1754 से 1815 तक रहा और यह भारत आया था। तो फ्रेंड्स अभी हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर किए। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि 3 मार्क्स और 8 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथालों के विद्रोह के क्या कारण थे? तो दोस्तों ये जो संथाल जिस जमीन पर खेती करते थे उस पर सरकार भारी मात्रा में कर लगा देती थी, ठीक है। और साहूकार भी उस पर ज़्यादा ब्याज लेते थे। और जब संथाल जब कोई कर नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था। और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपना नियंत्रण का दावा करते थे। और दोस्तों कई बार ये संथाल अपना कर्ज नहीं दे पाते थे तो उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि संथालों के आगमन से पहाड़ी लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? संथालों के आगमन से, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि पहाड़ी लोगों को मजबूर होकर पहाड़ियों के भीतर की तरफ जाना पड़ा और यहाँ इन्हें उपजाऊ भूमि नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। जिसके कारण कि वो खेती नहीं कर पा रहे थे और उनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं थी। जिससे जिस ज़मीन पर यह पहले खेती किया करते थे अब वह संथालों के हाथ में चली गई थी। ऐसे में इनका जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था और यह झूम खेती को आगे नहीं ले जा पाए। और दोस्तों पहाड़ी शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा संथालों की वजह से। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्व अदा करने में आने वाली समस्याएं क्या थी? राजस्व अदा करने में कुछ समस्याएं आती थी जो कि निम्नलिखित थी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। यह यह जो राजस्व होती थी यह काफ़ी ऊंची होती थी जो कि 17 से 90 के दशक में लागू की गई थी, ठीक है। और जब कृषि के ऊपर की कीमत बहुत कम होती थी जब कृषि की उपज की कीमत बहुत कम होती थी जिससे किसानों के लिए जमींदारों को उनकी राशि चुकाना मुश्किल था। तो दोस्तों कई बार कृषि उपजाते थे तो उनकी जो जब बेचते थे तो उनकी कीमत बहुत कम मिलती थी, ठीक है। तो जमींदारों के लिए राशि चुकाना मुश्किल था जितना राजस्व अदा करना था, ठीक है। राजस्व की मांगें बहुत काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और कभी कभी खराब फसल हो जाने के कारण और नीची कीमतों के कारण किसान किसान लोग राजस्व चुका पाना बहुत कठिन हो जाता था। और कभी कभी तो किसान जानबूझकर भी भुगतान में देरी करते थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमेशा आ जाते थे राजस्व के लिए और कई बार काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस कारण से जानबूझकर कभी कभी भुगतान में देरी करते थे। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि जोतदार और जमींदार में अंतर क्या है? ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो जो जोतदार होते थे, दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुई है। जोतदार और जमींदार में अंतर क्या है? जोतदार धनी किसान होते थे और गांव में रहते थे, ठीक है। और धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था और इनकी जमीनों का बड़ा हिस्सा बटाईदार के द्वारा जोता जाता था जो खुद हल लाते थे और मेहनत करते थे और फसल उपजाने के बाद आधा उनको दे देते थे जोतदारों को। और भी कुछ पॉइंट है। गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी और जोतदार जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर
कई बार 1000 एकड़ में फैली जमीन अर्जित कर लेते थे। ठीक है। और स्थायी व्यापार और साहूकार के कारोबार पर जोतदारों का नियंत्रण होता था। और उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली होते थे और इन्हें गारंटी मंडल भी कहा जाता था। और इनका छोटे मोटे जो व्यापार होते थे उन पर भी कब्जा होता था, नियंत्रण। ठीक है। तो दोस्तों अब अभी जोतदारों के बारे में देखा, अब जमींदारों के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जमींदारों को निर्धारित राशि अदा करनी थी जमींदारों को, और इस कारण जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था बल्कि वह राज्य का संग्रह था। जमींदार के नीचे 400 तक गांव होते थे। जैसे कि दोस्तों ये जो जमींदार होते थे ये जोतदारों के नियंत्रण में होते थे। जमींदारों को भेजा जाता था गांव वाले लोगों से राजस्व इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जमींदारों की शक्ति लगभग सीमित कर दी गई थी, एकदम निर्धारित हो गया था। बस इनका शक्ति यहाँ तक था कि राजस्व ले सकते थे और आगे भेज सकते थे। आगे कुछ पॉइंट है कि जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करे। यदि वह ऐसा करें असफल हुआ तो उसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है। और जमींदारों की शक्ति राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया गया था। ठीक है। और कंपनी जमींदारों को नियंत्रित करना चाहती थी, उनकी सभ्यता को सीमित करना चाहती थी। और जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी उनको भी भंग कर दिया गया था। ठीक है। ताकि कोई किसी प्रकार की सलाह ना ले सके और जोतदारों के नियंत्रण में काम कर सके। और दोस्तों यदि वह ऐसा करने में असफल हुआ तो उसकी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था और जमींदारों की शक्ति राजस्व इकट्ठा करने तक ही सीमित कर दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ तक तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। आगे का देखते हैं। उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा जाता था। उनकी कचहरी कंपनी को, ठीक है, ताकि वो अपने से कोई एक्शन ना ले सके। और जमींदारों से स्थानीय पुलिस और स्थानीय न्याय की व्यवस्था करने की शक्ति भी छीन ली गई थी। एकदम इनको सीमित कर दिया गया था। ठीक है। किसी प्रकार की शक्ति इनके हाथ में नहीं थी। बस ये राजस्व इकट्ठा करते थे और आगे पहुंचाते थे। और दोस्तों जमींदारों के अधिकार को पूरी तरह से सीमित कर दिया गया था। जमींदार शहरी इलाकों में रहते थे और जमींदारों की शक्ति जोतदारों की अपेक्षा कम होती थी। ठीक है। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है 3 मार्क्स में। तो दोस्तों यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है। और यह रिपोर्ट लगभग 102 पन्नों की थी। ठीक है। और इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रिया के लाभ के विषय में जानकारी थी। यह रिपोर्ट 102 पन्नों की थी और जमींदार और हैरत की अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट थी। तो दोस्तों ये जो पांचवी रिपोर्ट थी इसमें जमींदार और अलग अलग जिले के जो कलेक्टर थे इनके बारे में रिपोर्ट थी। ठीक है। तो ये थी पांचवी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस प्रकार से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह इंडिया में किस प्रकार से शासन करती थी। ठीक है। इसके बारे में पूरा बताया गया था। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जमींदारों को पहाड़ी मुखियाओं को कर क्यों देना पड़ता था। ठीक है। ये जो पहाड़ी मुखिया थे, पहाड़ी मुखियाओं को जमींदारों को कर देना पड़ता था। ठीक है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ी मुखिया थे कई बार क्या करते थे कि रास्तों पर नियंत्रित कर लेते, कब्जा कर लेते थे, जिस रास्ते से जमींदार अपना व्यापार के लिए आना और जाना करते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये जो जमींदार थे अक्सर पहाड़ी मुखियाओं को नियंत्रित रूप से खीराज देकर अपनी शांति खरीदते थे। ठीक है। और इन रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी और कुछ पत्थर भी दिया करते थे। और दोस्तों जब यह जमींदार उन्हें खीराज दे देते थे तब पहाड़ी मुखिया उनकी हेल्प भी करते थे, व्यापार में रक्षा भी करते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।